हेलो फ्रेंड्स, आज का हिंदी का टॉपिक है वर्ण रचना। क्या टॉपिक है? वर्ण रचना। वर्ण रचना में हम देखेंगे कि मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि, कौन सी ध्वनि? सार्थक ध्वनि। जो भी हमारी मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि है को वर्ण कहते हैं। सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसलिए ध्वनि की अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। जो ध्वनि होता है इसे अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। जब हम वर्ण रचना की बात करते हैं, जो भी सार्थक ध्वनि होती है उसे हम वर्ण कहते हैं, और जो अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है वो ध्वनि को माना जाता है। अब जब वर्णों के समूह की बात करें, वर्णों के समूह को की अगर हम बात करें, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला का यदि हम वर्गीकरण करें तो हमारे पास जो मूल वर्ण हैं वे कितने हैं? 44। और जो हमारे पास कुल वर्ण हैं, टोटल कितने हैं? कुल वर्ण हैं वे हैं हमारे पास 52। यहाँ तक आशा यही कर रहे हैं आपको समझ आया होगा। पहले हमने बात की थी कि मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्त करने की न्यूनतम इकाई कहा जाता है। लघुत्तम वाक ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के जब हम देखते हैं कि कुल गुण वर्ण 44 है और जो कुल वर्ण की बात करें तो 52 है। अब वर्गीकरण करते हैं हम इनका 3 रूपों में। वर्ण का पहला वर्गीकरण होता है उच्चारण स्थान। अगर हम देखें कि कहाँ से इनका उच्चारण हो रहा है तो उच्चारण का स्थान। दूसरा वर्गीकरण करते हैं वायु संवेग के अनुसार। और तीसरा उच्चारण वर्गीकरण करते हैं तरत। उच्चारण के आधार पर यदि हम बात करें, उच्चारण के आधार पर स्वर जिन वर्णों में स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या इन्हें मात्रा भी कहा जाता है, उच्चारण के स्थान पर पहले बात करते हैं हम स्वर की। हमें पता है कि हमारे पास कितने स्वर होते हैं? 11। और स्वर के लिए स्वतंत्र अस्तित्व होता है। स्वर जो होते हैं ये किसी और पर डिपेंड नहीं होते, इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। दूसरा क्या है? इनके उच्चारण में कम समय लगता है। क्या होता है? स्वतंत्र होते हैं, कम समय लगता है, और इन्हें मात्राएं भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मात्रा भी कहा जाता है। ये कितने होते हैं? 11 होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अगर हम स्वर के भेद की बात करें तो हमारे पास स्वर वर्ण के भेद होते हैं, जो वे होते हैं हमारे पास 4। पहला होता है हमारे पास हास्य स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। उसके बाद आता है हमारे पास प्लुत संयुक्त स्वर। और फिर आता है हमारे पास प्लुत स्वर। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि उच्चारण के स्थान के आधार पर हमने पहला जो वर्गीकरण किया वो स्वर आ जाएगा। स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जो स्वतंत्र अस्तित्व के होते हैं, जिन्हें मात्राएं भी कहते हैं, इनकी संख्या होती है 11। स्वर्ण वर्ण के भेद की बात करें तो ये होते हैं हमारे पास हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हास्य स्वर।
जिनके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है। हास्य स्वर कौन से होते हैं? अत्यंत कम समय लगता है, बिल्कुल एकदम बोले जाते हैं। तो इनमें आ जाएगा ए, ई, उ, री। कौन से? ए, उ, री। अब देखते हैं ए जो स्वर है, हिंदी वर्णमाला में इसे शहीद वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहीद वर्ण। उसके बाद दीर्घ स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हास्य स्वर के कंपैरिजन में दोगुना समय लगता है। हास्य स्वर के कंपैरिजन में दोगुना समय लगता है। ये हमारे पास 3 होंगे और कुल संख्या इनकी 7 होगी। संयुक्त स्वर जो होते हैं, जो 2 वर्णों के स्वर से मिला के बोले जाते हैं, जैसे ए जो होता है ये बनता है हमारा ए या आ प्लस ई या ई। इसी तरह ए हो जाएगा। प्लुत स्वर जो होते हैं, हास्य स्वर से तिगुना समय इनके उच्चारण में लगता है। इनकी संख्या 1 होती है, जैसे ओम। उसके बाद आता है हमारे पास जो एह है वो अनुस्वार है और जो है वो विसर्ग है। इन दोनों को आयोगवाह कहा जाता है। जो ए और ए है न ये स्वर है और न ही व्यंजन, इन्हें आयोगवाह यानी कि नपुंसक वर्ण भी कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास व्यंजन। व्यंजन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो व्यंजन होते हैं ये इन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। ये हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन की बात करें हम, इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। मूल संख्या जो होती है इनकी 33, कुल संख्या जो होती है वो 39 होती है। जो स्पर्शी व्यंजन की बात करें हम तो ये हमारे पास 25 है और मूल कितने हो जाएंगे? 16। अब आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे कै वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। तो इसमें कै वर्ग बोला जाता है कंठ से। उसमें जो लास्ट वाला वर्ण है उसे हम छोड़ देंगे और उसके अलावा जो बोला जाएगा कै वर्ण कंठ से, यानी कि कै, ख, ग, घ कंठ से बोला जाता है। उसके बाद च, छ, ज, छ ये तालु से बोला जाता है। ट, ठ, ड, ढ ये मूर्धा से बोला जाता है। त, थ, द, ध ये दंत से बोला जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास प, फ, ब, भ ये ओष्ठ से बोला जाता है। उसके अलावा जो हमारे पास है श, ड, ध ये हमारे पास तुर्की शब्द हैं। अगर हम व्यंजन के भेद की बात करें तो हमारे पास व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन। अगर हम बात करें कै से मै तक, ये हमारे पास स्पर्श व्यंजन है। और उसके बाद आता है अंतस्थित अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये हमारे पास य, र, ल, व होते हैं। ये 4 होते हैं। उस व्यंजन जो होते हैं ये हमारे पास 4 होते हैं। श, श, है, छोटा सा। संयुक्त व्यंजन हमारे पास कितने होते हैं? ये भी हमारे पास 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। अक्ष, त्रिय, अज्ञ, श।
उसके बाद हमारे पास आते हैं द्विगुण व्यंजन, जिसे हम ड और ढ बोलते हैं। आशा ये करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से और याद भी हो रहा होगा। अब यह और वह को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में तुर्की के दो वर्ण हैं ट और ढ। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा का एक वर्ण है ओ आ। अब अगर हम बात करें वायु संवेग के आधार पर वर्णों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण का अर्थ है वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से छोड़ी जाए। यहाँ पे धीरे से छोड़ी जाती है अल्पप्राण में। और अल्पप्राण में 135 हम याद रख सकते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, जैसे कै, ग, ड, च, न, त, ढ, न, त, द, न। प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होता है। अंतस्थ व्यंजन थे ना हमारे पास 11 ल वैसे तो। और जो महाप्राण होते हैं इनमें वायु इसमें धीरे से छोड़ी जा रही थी, इसमें तेजी से। ये 135 था तो ये 24 हो जाएगा। बहुत आसान है, 135 और 24 याद रखे, जैसे ख और घ, छ, ज, ट, ढ, थ, ध। प्रत्येक स्वर वर्ण के न तो अल्पप्राण है और न ही महाप्राण है। प्रत्येक स्वर्ण वर्ण, जो स्वर्ण वर्ण की बात है, न तो वह अल्पप्राण है न वे महाप्राण है। अब तारत्व के आधार पर अगर हम बात करें, तारत्व के आधार पर जो हमारे पास वर्ण हैं दो प्रकार के होते हैं, घोष और सघोष। घोष और सघोष। अब देखते हैं हम घोष या सघोष वर्ण और एक घोष अघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में तारतम्य यानी कि कंपन पैदा हो उन्हें हम घोष कहते हैं। 345, तीसरा, चौथा और पांचवा। 345 ग, घ, ड, ज, झ, न, ड, ढ, ण, त, ध, न, ब, भ, म। अब प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन की अगर हम बात करें तो सघोष वर्ण होगा। प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन की अगर हम बात करें तो अल्पप्राण होगा। उसके बाद अघोष होते हैं 12। ये होते हैं हमारे पास 345 और 12 वर्ण और उनके उच्चारण स्थान। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठी हमने अभी आपको कराया था। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं। हिंदी में काकल्य वर्ण होता है, काकल्य वर्ण, जिसे हम बोलते हैं स्वतंत्र यंत्र मुख वर्ण। ये केवल एक ही है, काकल्य वर्ण बोलते हैं इसे, काकल्य वर्ण। हिंदी में वाच्य वर्ण 4 होते हैं, ज, ल, र, स। हिंदी में स्पर्शी संघर्ष व्यंजन 4 होते हैं, च, छ, ज, झ। हिंदी में संघर्षी वर्ण 3 होते हैं, श, श, श। हिंदी में विवर्त वर्ण केवल एक है, आ। अर्ध विवर्त वर्ण 3 होते हैं, ए, ओ, आ। समर्थ वर्ण है ई, उ। अर्ध समर्थ वर्ण है 2, ए, ओ। आशा करते हैं आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।